हाँ जी, सभी के सभी सीए इंटर के स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट है सितंबर 2024 में। चलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने टेस्ट के ऊपर, जो टेस्ट रिसेंटली कंडक्ट हुआ था और जिसकी कॉपीज खुद मैंने चेक की थी। अब ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो कॉपीज मैंने चेक की उन कॉपीज के अंदर 80% लगभग कॉपीज चेक हो चुकी हैं। उसमें क्या कॉमन मिस्टेक है जो मैंने पाई, 20% कॉपीज अभी भी रहती हैं खैर, बट कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो प्रेजेंटेशन में आप कर रहे हैं, ताकि अगला जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आप ऐसा ना करें। तो प्लीज जो कॉमन मिस्टेक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं भी दिया बट जिनका अटेम्प्ट है सितंबर 24 में या जनवरी 25 में, इनफैक्ट ये जो टेस्ट हुआ था ये जनवरी 25 के स्टूडेंट के लिए ही हुआ था, बट सितंबर 24 जिनका अटेम्प्ट है प्लीज वो भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। और कि क्या क्या कमियां प्रेजेंटेशन के अंदर आ सकती हैं, जिन कमियों को आपने दूर करना है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने दिया था वो दिया था एमसीक्यू बेस्ड, सॉरी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। केस सिनेरियो था, कहता जी सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा चैप्टर का नाम क्या था, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स के चैप्टर के ऊपर टेस्ट था और साथ में अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर कुछ एमसीक्यू थे। जो केस स्टडी थी वो थी डिपॉजिट्स के ऊपर और एमसीक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर प्लस डिपॉजिट्स के ऊपर। ठीक है, और ये टेस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेस्ट विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों मिल जाएंगे। चलिए जी, केस नंबर 1 कहता है सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016 हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट गुड़गांव, हरियाणा. It is registered with an authorized share capital of 10 crore divided into 1 crore equity share of rupees 10 each. The paid up share capital of the company is 50 lakh divided into 5 lakh equity share of rupees 10 each. The company is in the manufacturing of the rubber part to be used in the manufacturing of the part of the passenger vehicle. Mr. Raj and Mr. Pavan are director of the company. Mr. Siddharth, son of Mr. Raj, on 8 June 2022 had advanced a loan of 50 lakh at an interest rate of 8% per annum. कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ध्यान रखना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और राज एंड पवन डायरेक्टर्स हैं। सिद्धार्थ जो है वो सन ऑफ राज है, इसका मतलब रिलेटिव हो गया। उसने लोन दिया है 50 लाख रुपए का एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एंड द लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ। ओके, Silver Private Limited intend to accept deposit of 60 lakh from its member for the purpose of expansion of its business. The financial particular of the company are given below. Okay, paid up share capital, free reserve, security premium, borrowing from the bank's turnover. As on the date of acceptance of deposit, the company has not defaulted in the repayment of borrowing. Good one. The company secretary informed the board that they need to appoint an internal auditor for the audit of the company. The board stated that statutory auditor is already performing audit function and no need to appoint internal auditor. The company required fund for the purpose of meeting the working capital requirement. The company has approached the bank for meeting the working capital requirement and has availed a loan of 65 lakh from the bank. The loan is secured by the personal guarantee of the director of the company. On the basis of the above fact and applying the provisions of the Companies Act and the applicable rule, choose the correct answer. Okay. With respect to the loan advanced by Mr. Siddharth, relative of the director in a private limited company, as the loan कहा गया, हाँ, whether the same can be classified as a deposit or not, याद करना। हमने कहा था डिपॉजिट्स के केस में डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अगर पब्लिक लिमिटेड केस में डायरेक्टर जो है लोन देता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अगर डायरेक्टर लोन देता है या डायरेक्टर का रिलेटिव लोन देता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। याद आ रहा है कुछ डिक्लेरेशन वगैरह के बारे में? चलिए तो मैं कह सकता हूं, आइएगा डी ऑप्शन पे देखिएगा, वही बात करता, कहता है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट इफ मिस्टर सिद्धार्थ एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि ये जो पैसा इन्होंने लोन के रूप में दिया है ये पैसा इनका खुद का है और बोरोइंग वगैरह के रूप में करके नहीं लाए हैं। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आएगा क्वेश्चन नंबर 2, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर विच वन ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी, सवाल उठा मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। आइएगा मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। किसने क्या कहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, मतलब डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट कर रहे हो, मेंबर से। अच्छा, कंपनी कौन सी है पहले ये भी देख लिया करना जरा, एलिजिबल कंपनी है या नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, टर्नओवर 200 करोड़। फटाफट बताओ क्या ये एलिजिबल कंपनी है कि नहीं, मन में सोचो पहले फटाफट। अच्छा, कईयों ने मेरे कहने पर ये देखना भी शुरू कर दिया होगा कि चलो जी एलिजिबल कंपनी की देख लेते हैं कैलकुलेशन। एक बात सोचना,
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। क्या एलिजिबल कंपनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिमाग में भी लगाना चाहिए था? नहीं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एलिजिबल कैसे होगी? क्योंकि एलिजिबल कंपनी बनने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है, तो वो दिमाग में नहीं लगाना था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहां तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? अपने मेंबर से, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने लिमिट तक एक्सेप्ट कर सकती है? हमने कहा जी 100%। 100% कहां तक? 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक। ओके, 100% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर कहता अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाएं तो वो कहां तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। 3 कंडीशन कौन सी है? पहला, ये किसी भी और दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट की ना तो एसोसिएट है ना सब्सिडरी है। दूसरा, इसका जो लोन है फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट वो कम है। किस लिमिट से? इसकी पेड अप कैपिटल के 2 टाइम्स और 50 करोड़ विच एवर इज लेस से कम है। और तीसरा, इसकी कोई भी एग्जिस्टिंग में डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है जी। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो इसमें लिखा नहीं हुआ, तो दिमाग से हटा दो। दूसरी बात, अब इसका लोन जो है, जो इसका एग्जिस्टिंग जो बोरोइंग है वो देखते हैं, पेड अप कैपिटल का 2 गुना करना, पेड अप कैपिटल का 2 टाइम्स किया तो ये बना 1 करोड़ और 1 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, यानी कि 1 करोड़ से कम है एग्जिस्टिंग बोरोइंग। देखो जी, एग्जिस्टिंग बोरोइंग जो है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग आज की डेट में क्या मैं कह सकता हूं कि 1 करोड़ से कम है? हाँ जी, 1 करोड़ से कम है भाई। अगर पेडअप अगर ये सिद्धार्थ ने लोन दिया भी है तो लोन कितने का था? 50 लाख का था, तो यानी कि 1 करोड़ से नीचे ही है। ठीक है, क्या कोई एग्जिस्टिंग में डिफॉल्ट है? क्या कोई एग्जिस्टिंग में डिफॉल्ट है? यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, कहते हैं ये देखो, एज ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। ओके, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन मेट कर रही हैं। तो फिर मैं कह सकता हूं कि कंपनी के ऊपर कोई भी लिमिट है एक्सेप्ट करने की, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, या नहीं है? सोच के देखो, क्या कंपनी के ऊपर कोई डिपॉजिट लग रही है या नहीं लग रही? क्या कोई लिमिट लग रही है या नहीं लग रही? नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि कंपनी क्राइटेरिया को मीट कर रही है। तो क्राइटेरिया को मीट कर रही है तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कहां गया कहां गया कहां गया? हाँ जी, 60 लाख एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, आइएगा सेकंड ऑप्शन पर। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 60 लाख फ्रॉम द मेंबर एज इट इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। ठीक हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। Is Silver Private Limited required to appoint the internal auditor in accordance with the provision of the Company Act सेक्शन 138 पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्या मैं कह सकता हूं कि क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी लिमिट पूरी नहीं कर रहा है तो इसलिए इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर। सेक्शन 138 पे स्ट्रेट क्वेश्चन है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ ₹65 लाख अवेल्ड बाय द कंपनी? लोन ऑफ ₹65 लाख अवेल्ड बाय द कंपनी। अच्छा, which of the following statement is correct in respect of loan of 65 lakh availed by the company? कौन से लोन की बात हुई आएगा? 65 लाख रुपीस का ये बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स। ओके, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स की बात की है। आएगा आएगा, कहता है कंपनी रिक्वायर फंड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द कंपनी हैज अप्रोच्ड द बैंक फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अवेल्ड अ लोन ऑफ 65 लाख फ्रॉम द बैंक। The loan is secured by the personal guarantee of the director of the company। अच्छा, लोन की सिक्योरिटी क्या है? पर्सनल गारंटी है। ओके, अब आइएगा क्या कहता है इसके बारे में। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन था ना, सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड नीड टू क्रिएट एंड रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन है। तो सिक्योरिटी है कहां जो क्रिएशन ऑफ चार्ज करेगा? वो नहीं, तो पर्सनल गारंटी, पर्सनल गारंटी इज एज गुड एज अनसिक्योर्ड, मतलब मेरी पर्सनल गारंटी है, बस इतनी सी बात। तो कोई सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज तो क्रिएट हुआ नहीं, तो फिर तो सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड रजिस्टर चार्ज एज द लोन इज अगेंस्ट द पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर। तो कोई चार्ज को रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पर्सनल गारंटी है बस, और क्या। तो पर्सनल गारंटी में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर केस करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The management of the Silver Private Limited for ease of the doing business and reduce the compliance burden proposed to be registered as a small company। अच्छा, small company बनना चाह रहा है। Okay, within the provided information and the legal requirement recommend on the validity of said proposal। section 2 clause 85 small company बनने के लिए 3 कंडीशन। पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि ये है। दूसरा, पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ जो इसकी है, 50 लाख थी। तीसरा, टर्नओवर मैक्सिमम 40 करोड़ जो इसकी कितनी थी?
है, मतलब कितनी थी, 200 लाख थी ना, तो 20 करोड़ थी, तो 40 करोड़ तक तो वैलिड है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं स्मॉल कंपनी बन सकती है? द आंसर इज यस, रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी कर रही है। ठीक है जी, आएगा क्वेश्चन नंबर 6। द फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द एबीसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमीडिएट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर एज अंडर net worth, turnover, net profit, borrowing. Okay, choose the correct option in terms that whether the provisions of the CSR are applicable to the ABC Limited। सेक्शन 135 की एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन था, तो 135 की एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन सिंपल सा है। देखो नेट प्रॉफिट 5.50 करोड़ है, तो भैया 135 में लिखा है नेट प्रॉफिट अगर पिछले साल में आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है तो 135 एप्लीकेबल हो जाता है। लो जी, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Under what circumstances is the requirement for constituting a CSR waived and who is responsible for discharging the function of the CSR committee in such a case? भाई अगर CSR की कंडीशन वेव्ड हो गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निभाता है, बट वेवर की कंडीशन क्या है? अगर आपको याद हो तो वेवर 135 के रूल्स में लिखा है कि अगर जो अमाउंट CSR का निकलता है दैट इज 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, वो जो अमाउंट निकल के आता है अगर वो अमाउंट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, does not exceed 50 लाख रुपीस, when the amount to be spent by the company does not exceed 50 लाख रुपीस, तो फिर CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अलग से क्यों खर्चा करते हो, उनको पेमेंट करते हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। लो जी, तो इसलिए ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अदर्स एमसीक्यू में आइएगा। वर्षा लिमिटेड डिसाइड टू रेज डिपॉजिट ऑफ 20 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अच्छा, वर्षा लिमिटेड है, ओके। और इट प्रपोज टू सिक्योर सच डिपॉजिट पार्शियली बाय ऑफरिंग अ सिक्योरिटी वर्थ ऑफ रुपीज 15 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सच डिपॉजिट्स? ये डिपॉजिट्स क्या कहलाएगा? फुली सिक्योर्ड डिपॉजिट तो है नहीं, 20 लाख के बदले 15 लाख का है। पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट, ऐसी कोई टर्म? पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट्स हम कह सकते हैं कि पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट है, या क्या नाम देंगे इसे? अगर 20 लाख का डिपॉजिट है और 20 लाख के डिपॉजिट के लिए 15 लाख रुपए की सिक्योरिटी है, तो अपन लोग इसे क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड पार्शियली हेल्ड डिपॉजिट या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। चले जी, 1 मिनट रुकना बस। जी चलिए, अब यहां पर एक बात का ध्यान रख लेना कि अगर मान लीजिए डिपॉजिट के लिए आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो और वो सिक्योरिटी 100% नहीं है, सिक्योरिटी किस फॉर्म में प्रोवाइड होती है? इन द फॉर्म ऑफ अ टेंजेबल एसेट, यानी कि इंटेंजेबल एसेट सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता डिपॉजिट चैप्टर के अंदर। परंतु अगर आप डिपॉजिट के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो और वो सिक्योरिटी पूरे अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स अलोंग विद द इंटरेस्ट को कवर नहीं कर रही है, तो फिर इस डिपॉजिट को, पूरे के पूरे डिपॉजिट को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट माना जाता है। पार्शियली डिपॉजिट नाम की कोई टर्म होगी नहीं होगी, या तो आइदर द डिपॉजिट विल बी फुली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, ध्यान रखना। यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है कि आप डिपॉजिट के अमाउंट को सिक्योर्ड कर सके, तो वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है। और वो अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कंपनी अपने सभी के सभी फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट में, सभी के सभी सर्कुलर में कोट करेगी कि हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, वो अनसिक्योर्ड था। ठीक है, तो इसलिए बी का ऑप्शन अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, इसको मार्क कर लेना। ये फ्यूचर में भी इस क्वेश्चन को रेफर जरूर करके जाना। फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर व्हिच अ कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एज वेल एज द पब्लिक। हाँ जी, मैक्सिमम टेन्योर क्या है? इजी है, 36 मंथ। फिर फिन लिमिटेड इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ द वेरियस टेन्योर फ्रॉम इट्स मेंबर फ्रॉम टाइम टू टाइम। द करंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज कंप्लीट। स्टेट द मैक्सिमम मिनिमम पीरियड फॉर व्हिच इट शुड मैंडेटरीली बी प्रिजर्व्ड इन द गुड ऑर्डर। हाँ जी, कितने टाइम तक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है? देखो कुछ रजिस्टर होते हैं परमानेंटली, बट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स कितने टाइम तक मेंटेन करना है? 8 ईयर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, जब लेटेस्ट एंट्री, लास्ट एंट्री जब रजिस्टर में की गई थी उसके 8 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एवरी कंपनी शैल पे अ पेनल इंटरेस्ट ऑफ डैश पर एनम फॉर द ओवरड्यू पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हाँ जी, ओवरड्यू पे कितना रेट इंटरेस्ट पे होता है? 18%। क्लियर है इतनी बात? आगे फिर as per the provision of the Company Act and the relevant rule thereunder, an eligible company is not permitted to accept deposit from the public or renew the same deposit which is repayable on demand or in less than, हाँ जी, कितना? 6 महीने से कम का नॉर्मली डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कितना कर सकते हो? विच इज रीपेबल ऑन डिमांड इन लेस देन 6 मंथ। फर्दर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 36 महीने।
but for the purpose of meeting any of its short-term requirement of fund, a company may accept a renewed deposit for the repayment earlier than 6 महीने का भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो 3 महीने से कम का नहीं होना चाहिए और उसकी लिमिट 10%। खैर यहां तक गया नहीं है, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये थे वो एमसीक्यूज जो मैंने केस स्टडीज के रूप में आपको दिए थे। अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और नॉर्मल जो दिक्कत नजर आई जो सॉल्यूशन में, वो मैं दिक्कत भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि क्या क्या दिक्कत नजर आई। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को लेना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है जी कि हेलो लिमिटेड receive share application money of 50 lakh on 1st of June 2023 but failed to allot the share within the prescribed time limit. Application money 5 लाख रुपए की रिसीव्ड हुई थी दिवास से। A customer of the company was refunded by the way of book adjustment toward the dues payable to him by the company on 30/7/2023. The company secretary of the Hello Limited reported to the board that entire amount of 50 lakh shall be deemed to be a deposit, and the company is required to comply with the provision of the Company Act applicable to the acceptance of deposit. You are required। अच्छा, सबसे क्रिटिकल लाइन जहां पर मैं कह सकता हूं जितनी भी मैंने कॉपी चेक की है उनमें से 70% में लगभग गलती जो यहां पर है वो क्या कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसके आखिरी वर्ड नहीं पढ़ रहे कि क्या कह रहा है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। लो जी, आपको कंपनी सेक्रेटरी की जो उसने रिपोर्टिंग की है उसके ऊपर कमेंट मारना है। तो कंपनी सेक्रेटरी ने रिपोर्टिंग क्या की है? कहता है ये जो 50 लाख रुपए आया है एप्लीकेशन मनी का, इसे क्या मान लूंगा? डिपॉजिट मान लूंगा। 31 जुलाई 2023 को आया। कब है? आया है 1 जून 2023 को। अब मैं अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने से पहले एक चीज और ध्यान रखूंगा कि 5 नंबर पे क्वेश्चन है, तो मेरे कॉन्सेप्ट जो भी है मैं उन्हें दिमाग में लाता हूं फटाफट। सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि मैं डिपॉजिट की डेफिनेशन से शुरू अगर करूं तो डिपॉजिट की डेफिनेशन लिखते मैं आ सकता हूं कि डिपॉजिट में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। रूल नंबर 2 का रेफरेंस मैं दे सकता हूं। उसके अंदर मैं एक चीज लिख सकता हूं कि शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट नहीं है, प्रोवाइडेड 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाए, नहीं हुआ तो रिफंड हो जाए अगले 15 दिन में। पर 15 दिन में रिफंड नहीं हो पाया तो फिर ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा। यानी कि 1 जून को अमाउंट आया है तो 31 जुलाई तक अगर ये अलॉट नहीं हुआ तो फिर 15 अगस्त तक इसे वापस करना है, नहीं तो 16 अगस्त से ये डिपॉजिट मान लिया जाएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मुझे एकदम क्लियर है। क्या कहीं उसने डेट लिखी है कि डेट वाइज बताओ? नहीं कहा, उसने कहा रिपोर्टिंग के बारे में बताओ। तो ये 15 अगस्त इनको निकालने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों ने निकाल दिया, चलो ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि गलती ना कर दो जब तक वो डेट ना कहे। तो डेट नहीं कहा उसने, केवल रिपोर्टिंग की बात की है, तो अपने आप को लिमिट रखो केवल रिपोर्टिंग तक। अच्छा, शुरुआत आप डिपॉजिट की डेफिनेशन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट की शुरुआत डेफिनेशन से करते करते फिर डेफिनेशन के अंदर ही आता है कि सर्टेन अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड दे आर नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स। ठीक है जी, उनमें रूल नंबर 21C बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। ये बताता है कि कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको प्लीज पेपर में लिख के आना। रूल नंबर 21C ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। ठीक है जी, क्या कहता है? कहता है एनी अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड परसुएंट टू न ऑफर मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट टुवर्ड द सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने पूरी तरह से लिखनी है, वो भी लिखी है। यहां पर लगभग सारे बच्चों का ठीक था। अब कुछ बच्चों ने क्या किया था कि ये सीधा एक्सप्लेनेशन लिखी थी। सबसे पहले ये भी तो लिखना चाहिए ना कि भाई कोई भी अमाउंट जो रिसीव्ड हो रहा है एज अ सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर एप्लीकेशन, तो वो डिपॉजिट नहीं है, बाद में एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहिए। तो कुछ बच्चों ने सीधा एक्सप्लेनेशन से शुरू किया तो उनका गड़बड़ था। फिर उसके बाद देखो जी, मेरे 3 स्टेप्स होते हैं केस स्टडी में। स्टेप नंबर 1 मैंने रेलेवेंट केस पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों ने अच्छा एक्सप्लेन किया था, जितने भी बच्चों की कॉपी देखी मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया था इस केस को, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर गिवन केस, कुछ बच्चों ने क्या किया था, गिवन केस को लंबा चौड़ा इसी के अंदर कंक्लूजन मर्ज करके खत्म कर दिया। ओ भैया, गिवन केस को हमेशा अलग लिखा जाता है, हमेशा अलग लिखा जाता है। ये लो जी, ये हमेशा 2-3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा लाइनें नहीं। अच्छा, गिवन केस लिखने के बाद मतलब आपने क्वेश्चन तो कॉपी करना है, उसको समराइज करना, 3 लाइन में लिख देना है कि गिवन केस ये है।
उसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहते हो, खासकर जब जब अमाउंट निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, जब जब डेट वाले क्वेश्चन होंगे, तब तब आपको जरूर कुछ कहना चाहिए। तो गिवन केस के अंदर यहां पर देखिएगा एक और पैरा लिखा गया है। इस पैराग्राफ को आप चाहो तो हेडिंग भी दे सकते हो। इन द गिवन क्वेश्चन को भी आप ऐसे अंडरलाइन करोगे, इस पैरा को आप हेडिंग दे सकते हो, उसके ऊपर लिख सकते हो एनालिसिस, यहां पर ऐसे लिख सकते हो एनालिसिस। ठीक है जी। कहता है जी इफ सच एप्लीकेशन मनी और एडवांस इज नॉट रिफंडेड टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 डेज देन सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। ऐसा तब किया जाएगा जब जब कोई अमाउंट निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, जब जब कोई डेट की प्रॉब्लम होगी वहां पर, तब तब इस पैराग्राफ को यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना। और लास्ट में कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में मुझे कई मतलब मैं कह सकता हूं 50% के कंक्लूजन से मैं खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि कंपनी सेक्रेटरी की रिपोर्टिंग के बारे में बताओ, हम अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं जी, ऐसा है जी, ये तो 76 डे से डिपॉजिट माना जाएगा। अबे उसने पूछा है कि 76 डे से या 75 डे से, तुम ये सीधा बताओ ना कि कंपनी सेक्रेटरी की रिपोर्टिंग सही है या नहीं, बस उसके ऊपर कमेंट करो। तुम क्यों फालतू में उसे घुमा रहे हो? तो मैं कह सकता हूं इन द लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन या फिर बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन वी मे कंक्लूड दैट कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट करेक्ट। कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट करेक्ट इन ट्रीटिंग द एंटायर अमाउंट एज डिपॉजिट्स। अच्छा, अगला मैंने इसका सेकंड पार्ट पूछा ही नहीं, परंतु 80% लगभग कॉपियां ऐसी होंगी जिन्होंने सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, वो जो रिफंड वाला 5 लाख का है, वो जो रिफंड वाला 5 लाख का है उसके ऊपर कमेंट मारा है। क्वेश्चन ने पूछा रिफंड करो, मैं कमेंट मारने पर तुम्हें क्वेश्चन ने कहा है कि उस पर बताओ, कुछ नहीं कहा, तो फिर हम क्यों जोतरी बन रहे हैं? वहां पर बनने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलो, अपने आप कलाकारी नहीं दिखानी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअल में, एनओपी लिमिटेड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन इन 2002 इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ग्लास बॉटल्स। According to financial result of the company as on 31 मार्च 2023, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी वाज इतना, टर्नओवर उतना। अच्छा, नेटवर्थ है 90 करोड़, टर्नओवर है 510 करोड़। द कंपनी प्रपोज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एज ऑन 1 फरवरी 2024 व्हिच वुड बी ड्यू फॉर द रीपेमेंट ऑन 30 सितंबर 2028। हो गया काम। लगभग 50% बच्चे यहां पर गड़बड़ कर गए। उसने क्वेश्चन में कहीं पूछा हुआ है कि बताइए कि क्या कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट सही किया, टेन्योर ऑफ डिपॉजिट सही है। अब इन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 फरवरी को एक्सेप्ट किया, 30 सितंबर तक। ईयर देखने की जहमत ही नहीं उठा रहे हम कि 2024 से 2028 मतलब कितने महीने हो गए? 38 मंथ्स हो गए, 36 मंथ क्रॉस कर गया, तो टेन्योर गलत है, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर furthermore the company has accepted a loan of 1.5 crore from P Kishore and the loan was to be repaid after 24 months. The company in the book of account record the receipt as a loan under the non-current liability. At the time of advancing loan, P Kishore affirmed in writing that such amount is not being given out of the fund acquired by the way of borrowing. ठीक है जी। On the basis of above fact, answer the following question. हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे चला रहा है वैसे वैसे मुझे चलना है, मुझे अपने आप को चौधरी नहीं बनाना है। देखो जी, पहला कहता है वेदर द कंपनी वाज एलिजिबल टू बी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सबसे पहले एलिजिबल कंपनी क्या होती है, शुरुआत वहां से करो कि मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनी। बच्चों ने शुरुआत कईयों ने की है, लगभग मैं कहूंगा 30 से 40% कॉपीज। शुरुआत हुई है डिपॉजिट्स क्या होता है, डिपॉजिटर्स क्या होता है। भैया मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग लगाना, यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और देखो कितने पार्ट पूछे गए हैं, 2 पार्ट। तो मैं अगर 2-2 नंबर के पार्ट भी कह दूं तो भी मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। मैं डिपॉजिटर से शुरू करने का नहीं बनता। पहले क्वेश्चन में डिपॉजिट से शुरू किया, क्यों? क्योंकि मुझे 21C पे लेके आना था रूल, और 21C इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डिपॉजिट के डेफिनेशन में आता है, तो वो परफेक्ट था। बट इस क्वेश्चन में कोई इसने ये नहीं पूछा कि ये डिपॉजिट है या नहीं है। और दूसरी बात, पूछा भी हो तो मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एलिजिबल कंपनी क्या होती है, बताइए, बताओ, आपके पास ये भी बताना है। फिर कहता है और क्राइटेरिया क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का, कुछ कंडीशंस बता दीजिए। फॉर एग्जांपल स्पेशल रेजोल्यूशन की कंडीशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कंडीशन, सर्कुलर की कंडीशन, एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन। हे माँ माता जी, कितनी लेंथ बढ़ सकती है मेरे पास। फिर उसके बाद खत्म नहीं हो रहा, कहता वेदर द टेन्योर डिसाइडेड बाय द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। भाई इतने सारे पार्ट हैं 2 नंबर में, तो फिर मैं क्या डिपॉजिट और डिपॉजिटर की डेफिनेशन लिखने बैठूंगा? भाई आई हैव टू बी स्ट्रिक्टली मतलब टू द पॉइंट। अगर हाँ ये क्वेश्चन होता 8 नंबर का तो मैं सब पेल गया था, ले बेटा, बट इतने का नहीं था। ठीक है ना। तो फिर सबसे पहले एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन लिखनी थी, हेडिंग लिखना था, एलिजिबल कंपनी क्या होती है। अच्छा, हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग,
एलिजिबल कंपनी क्या होती है, ये लो जी। सबसे पहले एलिजिबल कंपनी क्या होती है, हेडिंग लिख लो, मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनी। परफेक्ट रहेगा अगर इस तरीके से प्रेजेंट करोगे हेडिंग्स के अंदर। अच्छा, दूसरा फिर कहता है क्राइटेरिया बताओ जी। क्राइटेरिया बता देते हैं। क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ऊपर लिखना क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इनके बारे में लिख सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात। फिर उसके बाद कहता है टेन्योर। आइए टेन्योर के बारे में लिखते हैं। लो जी, अब हेडिंग देना टेन्योर। लो जी, टेन्योर 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 टेन्योर। लो जी, हमने हेडिंग दिया टेन्योर, तो लिख सकते हो मिनिमम टेन्योर इतना, मैक्सिमम टेन्योर इतना, ये लिख सकते हो। लिख दिया। चलिए, अब उसने क्या कहा है, स्पेशल एलिजिबल कंपनी के बारे में पूछा, क्राइटेरिया पूछा, अच्छा टेन्योर फॉर विच द डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड, और फिर क्या कहता है इस केस के अंदर क्या टेन्योर सही है, नहीं सही नहीं है क्योंकि 36 मंथ को क्रॉस किया है। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं था कि डिफाइन एलिजिबल कंपनी, डिफाइन होता तो मैं केवल डिफाइन करता। उसने कहा वेदर कंपनी वाज एलिजिबल, मतलब इस केस में क्या कंपनी एलिजिबल है, इस केस में कंपनी एलिजिबल है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। अब देखो, पहले आपने डिफाइन किया एलिजिबल कंपनी क्या होती है, फिर आपने लिखना है कि यस इन द गिवन केस कंपनी इज एलिजिबल। क्यों, क्योंकि आपकी टर्नओवर कितनी है, 510 करोड़। ठीक हो गई थी बात। तो आप फर्स्ट केस के अंदर ही, केस नंबर 1 बनाकर ही आप 3 सॉल्यूशन एक एक करके लिख सकते हो, या फिर आपके पास एक और ऑल्टरनेट भी था सॉल्व करने का कि पहले एलिजिबल कंपनी लिखो, उसके बाद क्राइटेरिया लिख दो, फिर टेन्योर लिख दो, फिर केस नंबर 1 को सॉल्व करो। केस नंबर 1 सॉल्व करने के बाद फिर केस नंबर 2 के ऊपर आओ और फिर डायरेक्टर वाला पॉइंट लिखो कि डायरेक्टर से अगर पैसा आए, या फिर रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसा आए तो अंडरटेकिंग वाला पूरा पॉइंट लिख दो। यहाँ पर पी किशोर ने अंडरटेकिंग वगैरह दी है तो पी किशोर से आया हुआ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, इसको कंक्लूड कर दो। ये करना था। मेन जो प्रॉब्लम आई वो बच्चों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई कि स्टार्ट डिपॉजिट, डिपॉजिटर्स, लेंथ, 3-3 पेज की लेंथ ले गए बच्चे, जबकि 4 नंबर पे क्वेश्चन था, तो यहां पे आपको ध्यान रखना था। फिर आता हूं तीसरे क्वेश्चन पे, जहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ लगी है बच्चों की, क्या, और जो सबसे आसान क्वेश्चन था। शुभ्रा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी नहीं है, उसने लिख दिया, सीधा ही लिख दिया कि एक स्टार्टअप कंपनी नहीं है, ऐसी तैसी। His desires of accepting deposit from its member amounted to 200% of the aggregate of its paid up share capital, free reserve and security premium. What are the condition? अब देखो जी, 200% डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कोई मतलब पेड अप कैपिटल वैसे तो 100% तक कर सकती है, फिर एक लिमिट आती है, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी करो। वहां पे कौन कौन कर सकता है, स्टार्टअप कंपनी कर सकती है। तो ये कहता है स्टार्टअप कंपनी नहीं है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी स्टार्टअप कंपनी के बारे में, मुझे सीधा लिखना था कि 3 कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशन क्या है, ना तो ये एसोसिएट है, ना ये सब्सिडरी है, इसकी बोरोइंग के बारे में, फिर कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, तीनों कंडीशन लिखने के बाद इसका कंक्लूजन, जो कंक्लूजन में दिक्कत आई बच्चों की वो क्या आई। अच्छा, फिर 90% बच्चों ने लिखा है कि अनलिमिटेड डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है अगर ये स्टार्टअप कंपनी है, और फिर दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, 4 कंडीशन, वो 4 कंडीशन लिख के आए। उसके बाद कंक्लूजन में लिखते हैं कि अगर ये स्टार्टअप कंपनी ना हो और ये तीनों कंडीशन मीट हो जाएं। अबे क्या कर रहे हो, स्टार्टअप कंपनी ना हो, वो लिख रहा है स्टार्टअप कंपनी नहीं है, तो क्यों अपनी कलाकारी दिखा रहे हो, समझ गए बात। तो फिर इसका मतलब अब आपको केवल 3 कंडीशन पे कंसंट्रेट करना है कि किसी की एसोसिएट और सब्सिडरी ना हो, इसकी जो डिपॉजिट्स की लिमिट है वो 2 into पेड अप कैपिटल 50 करोड़ विच एवर इज लोअर से कम हो फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, और तीसरा कोई भी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट ना हो। फिर गिवन केस को दूसरा 2 लाइन में यूज कर लो, और लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है क्या, बड़ी सीधी सी लाइन, क्या कि अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स। बस इसका ये कंक्लूड करने के आना था, इतना सा कंक्लूड करके आना था कि भाई अगर तीनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। कुछ बच्चों की कॉपी में परफेक्ट कंक्लूजन लिखा हुआ है, मैंने उनको खुद कहा है एक्सीलेंट, और मैंने इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी कहा है कि मैंने कहा बेहतरीन कॉपीज हैं ये। एक तो पूरा दिन, मतलब मेरे को याद है कि एक पूरा दिन जब मैंने कॉपीज चेक की तो मेरे ख्याल से 12-13 कॉपीज थी, 12 के 13 को मैंने कहा कि भाई आज का दिन तो मैं याद रहेगा इतिहास में, कि सारी की सारी कॉपीज जबरदस्त एक से एक। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब बाकी की कॉपीज भी मैं चेक कर रहा हूं। अब अभी आजकल जो जनरल मीटिंग का टेस्ट रहा है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो,
अभी अगला 1 या 2 टेस्ट छोड़कर फिर मैं आने वाला हूँ, जिसका टेस्ट फिर दोबारा मैं चेक करूंगा। जल्दी वो टेस्ट आने वाला है, जिसके बारे में मैं जल्दी अनाउंसमेंट कर दूंगा। वो कॉपीज फिर मैं चेक करूंगा। मीनवाइल अभी जो टेस्ट चल रहा है उसकी कॉपीज मेरी टीम चेक कर रही है। तो धन्यवाद। हम मिलते हैं ऐसे ही अगले टेस्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।